सेकंड ईयर के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संसाधन भूगोल के बारे में बताया था। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। संसाधन भूगोल और जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान। प्राकृतिक संसाधनों में जल का महत्व पीने के लिए, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, नौ परिवहन आदि के लिए प्राचीन काल से मानव सभ्यता का विकास नदियों और झीलों के किनारे हुआ है। यदि आप देखें तो पुराने जितनी भी सभ्यताएं हमारी विकसित हुई हैं वो नदी घाटी सभ्यताएं कहलाती हैं। तो संसाधन भूगोल का जल विज्ञान से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। किसी भी प्रदेश के सिंचाई साधनों और जल शक्ति की क्षमता तथा विकास की मात्रा का अध्ययन भी संसाधन भूगोल में ही किया जाता है। समुद्र तटों और बंदरगाहों का महत्व मत्स्य कर्म तथा समुद्री परिवहन और व्यापार के लिए पूरे क्षेत्र में सर्वविदित है कि समुद्र तटों और बंदरगाहों का जो महत्व है वो किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश के लिए नौ परिवहन के लिए, समुद्री जलमार्ग के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है इन सारे एरियाज में। चूँकि जल परिवहन व्यापार के हिसाब से एक बहुत सस्ता साधन है, तो अधिकांशतः जो देश एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात की प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें वो ज़्यादातर समुद्र तटों का उपयोग करते हैं। और जिस भी देश की समुद्री सीमा कटी फटी और बंदरगाह बनाने योग्य होती है उसका व्यापारिक दृष्टि से महत्व अधिक होता है। बंदरगाहों और समुद्री परिवहन पर ज्वार भाटे का और धाराओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए संसाधन भूगोल का संबंध बंदरगाहों के और ज्वार भाटे तथा समुद्री धाराओं के अध्ययन से भी जुड़ा रहता है। यानी हम जब संसाधन भूगोल का अध्ययन करते हैं तो समुद्री जो संसाधन हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो कटे पिटे तट हों, चाहे बंदरगाह हो, चाहे आपका समुद्र के अंदर मिलने वाला खनिज पदार्थ हो, पेट्रोलियम हो, समुद्री सीमा में के आसपास जो भी आर्थिक कार्य किए जाते हैं उन सब का महत्व संसाधन भूगोल के अंतर्गत होता है। अतः संसाधन भूगोल में समुद्र विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। संसाधन भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी। मनुष्य एवं पशुओं का बहुत गहरा आपसी संबंध है। पशु मनुष्यों को दूध, मक्खन, अंडे, ऊन, चमड़ा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है और उन्हीं के लिए पालता है। पशुओं को खेती करने के लिए, सामान ढोने के लिए, यात्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पशुओं को मानव अपनी सुरक्षा के लिए भी पालता है। जैसे कि पेट्स जो पाले जाते हैं उसमें डॉग्स होते हैं, उसमें रैट्स होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे पेट्स होते हैं जिनके साथ मनुष्य आसानी से रहता है और उन्हें अपने घर की सुरक्षा और अपने घर में एक अन्य साथी की ज़रूरत के तौर पे पालता है। इसके अतिरिक्त जो चौपाए जानवर होते हैं जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, इन सबको दूध मक्खन के लिए और अपने व्यापारिक लाभ के लिए पाला जाता है। इसमें भेड़ और मुर्गियों का पालन भी बहुतायत से होता है, क्योंकि मनुष्य आर्थिक आधार पर भी इन सारे पशुओं को पालकर अपना जीविकोपार्जन करता है। तो सांस्कृतिक संसाधन भूगोल में प्राणी पारिस्थितिकी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि ये पशुधन जो है ये भी हमारा संसाधन है और हमारे जीविकोपार्जन के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनका आपस में बहुत गहरा
संबंध होता है। बहुत से पशुओं की बलि धार्मिक उत्सवों और त्योहारों पर धर्म के नाम पर भी चढ़ाई जाती है। और मानव सभ्यता के आदिकाल से मनुष्य और पशुओं का साथ रहा है। जीविकोपार्जन के अलावा मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पशुओं से गहरा संबंध रहता है। सामाजिक आधार पर आप देखेंगे तो पहले जिसके पास जितने अधिक जानवर हुआ करते थे उसका सामाजिक रुतबा उतना ही ज़्यादा हुआ करता था। और गांव में आज भी जो पशुपालन का कार्य करते हैं उन लोगों के पास पशुओं की संख्या ही उनका आर्थिक आधार और उनका सम्मान उस क्षेत्र में बढ़ा देता है। सांस्कृतिक आधार पर हम कह सकते हैं कि मेले और उत्सव जो भी हमारी संस्कृति में लगातार गांव में लगते हैं उनमें पशुओं की दौड़ होती है। पशुओं को सजाकर और वहाँ विक्रय करने के लिए लाया जाता है। पशुओं पर आधारित कई सारी प्रतियोगिताएं उन क्षेत्रों में होती हैं। तो सांस्कृतिक महत्व भी पशुओं का मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा है। अतः पशु और मनुष्य के जीवन को हम प्राणी पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। अब संसाधन भूगोल और कृषि विज्ञान, चूँकि मनुष्य का भोजन अधिकांशतः निर्भर है खाद्यान्न उत्पादन पर, और खाद्यान्न उत्पादन कार्य जो है वो कृषि के द्वारा किए जाते हैं। संसाधन भूगोल के अंतर्गत मृदा संसाधन के उपयोग में कृषि का अध्ययन किया जाता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाओं का अध्ययन किया जाता है। कृषिगत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि के लिए मिट्टी को किस तरह से उपजाऊ बनाए रखा जाए और उसके लिए क्या क्या तकनीकों का उपयोग किया जाए, इन सब का अध्ययन भी हम कृषि भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। विभिन्न कृषि प्रदेश जो कि फसलों के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर, जलवायु के आधार पर अलग अलग कृषि उत्पादन होते हैं और कृषि प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन भी हम कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं। अब ये सारा कृषि विज्ञान में जो कार्य कृषकों द्वारा मृदा पर या एक समूह के द्वारा मृदा के साथ संयोजन करके एक कृषि कार्य किए जाते हैं, इसका अध्ययन संसाधन के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि भूमि ही संसाधन नहीं है, वो जो कृषि फसलें उत्पादित की जाती हैं और उनसे हमारे मानव वर्ग का जो आर्थिक स्तर बढ़ता है वो भी संसाधन के अंतर्गत आता है। अतः हम न केवल कृषि कार्यों को पढ़ते हैं, न केवल मृदा के रूप को पढ़ते हैं, इनसे सम्मिलित व्यापारिक कार्यों को भी हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल और धात्विकी एवं अभियांत्रिकी। संसाधन भूगोल में अभियांत्रिकी समूह में जो विभिन्न धात्विक खनिज होते हैं जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सीसा, टिन आदि सभी का अध्ययन, इन धातुओं पर आधारित निर्माण उद्योगों का अध्ययन जो कि धात्विकी से संबंधित होता है, इन सब का अध्ययन भी संसाधन भूगोल के अंतर किया जाता है। अर्थात जो खनिज प्राप्त होते हैं और उन खनिजों पर आधारित जितने भी उद्योग लगाए गए हैं वो सब भी संसाधन भूगोल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जहाँ रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, खनिज नहीं होंगे, तो खनिज पर आधारित विनिर्माण उद्योग भी नहीं होंगे। अतः खनिज निर्माण उद्योग और संसाधन भूगोल आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये एक दूसरे का इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शक्ति संसाधनों से विभिन्न उत्पाद पदार्थों की प्राप्ति होती है। जल विद्युत उत्पादन की क्रिया, खनिज तेल शोधन, तकनीकी का विकास, विभिन्न उद्योगों से कच्चे मालों के प्रयोगों,
एवं तैयार माल के उत्पादन आदि का संबंध इंजीनियरिंग व अभियांत्रिकी से भी है। तो इसमें आपके संसाधन भूगोल में खनिज तेल के बारे में पढ़ते हैं। खनिज तेल की जो रिफाइनरीज लगती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। किस तरह से विभिन्न उद्योग कच्चे माल पर निर्भर हैं और उसी पर आधारित हैं, इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। तो हम तकनीक और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, इन सब पर आधारित जितने भी कार्य व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं और उस क्षेत्र के लिए वो आर्थिक आधार के रूप में होते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कोयले का शक्ति के संसाधन के रूप में बोध होता है और उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। जैसे कोयले को पहले कोयले का मालूम चला कि ये एक इस तरह का संसाधन है जिससे शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और जब ये पता लगा तो फिर उसका अध्ययन शुरू हुआ। तो संसाधन भूगोल में कोयले का उत्पादन और उसके जितने भी विभिन्न उपयोग होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल में सभी प्रकार के संसाधनों तथा उनका उपयोग जैसे कृषि एवं उद्योग, यातायात तथा विविध सेवा कार्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो वस्तुतः संसाधन भूगोल उत्पादन से संबंधित मानवीय क्रियाओं तक सीमित है, यानी संसाधन भूगोल के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो आपके उत्पादन से संबंधित है। और उत्पादन के अंतर्गत हम क्या क्या रखते हैं, जैसे सबसे पहले हम रखते हैं प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में वनों की उपज का संग्रह यानी वनोपज संग्रह, लकड़ी काटना, आखेट, मत्स्योत्पादन, पशुचारण, कृषि, ये सारे प्राथमिक उद्योग में आते हैं, जो हम सीधा प्रकृति के साथ समायोजन करते हुए प्रकृति के साथ अपने आर्थिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से जो प्रकृति पर निर्भर हैं उनको अपनाते हैं, तो वो प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। फिर द्वितीयक उद्योग में खनन और वस्तु निर्माण, यानी पहले आप खाद से खनन करके आप कच्चे माल को निकालेंगे, कच्चा खनिज निकालेंगे और फिर उस पर निर्माण उद्योग लगाएंगे। तो ये दोनों ही प्राथमिक उद्योग और द्वितीय उद्योग संसाधन भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे आगे की कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।